जय हिंद दोस्तों, यानी 8वां वेतन आयोग मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया और इससे एक अच्छी लहर इस देश में बन रही है और लग रहा है कि मिडिल क्लास का पूरा फायदा मिलेगा। क्या होगा फिटमेंट फैक्टर? हाँ जी दोस्तों, जैसा कि उन्होंने कहा है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। लाखों सरकारी कर्मचारी रहते हैं, यहां लाखों पेंशनर, डबल फायदा होने वाला है। टैक्स में छूट मिली है, 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा की है। हम मिडिल क्लास के, नियर मिडिल क्लास के सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं। हमने 10 लाख रुपए मांगे थे, हमें 12 लाख की छूट मिल गई। हाँ जी दोस्तों, इसका फायदा सबसे पहले फायदा किसको होता है? माननीय मोदी जी ने खुद जो मास्टर स्ट्रोक चला उसका फायदा आपको दिख रहा है। कौन सा फायदा है? दिल्ली में बैठे हुए केंद्रीय कर्मचारियों ने ताली बजा दी और सरकार बदल दी। आम आदमी पार्टी से खास पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अब उन्होंने आगे दावा ठोक दिया, यदि मैं भारत को विकासशील देश बनाऊंगा तो हमें मिडिल क्लास को उनका पहिया है उसमें गति देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर कहां जाएगा, क्या होगा, कौन कौन क्या कह रहा है, मोदी जी की चाल कौन सी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले घोषणा होगी, सारी चीजों के संकेत इस भाषण में मिल रहे हैं। एक एक तार को सुलझाऊंगा, आपके साथ बात करूंगा। हम सब फौजी हैं, हम बहुत कम इन सब चीजों को समझते हैं, लेकिन नहीं, हम आपके लिए एक ऐसा विश्लेषण लाए कि आप सुन के कहोगे ये सच है। जैसा कि मोदी जी ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा, जैसा कि पहले संभवतः था कि बजट में होगी, और बजट था आपका 1 फरवरी को और 3 तारीख को दिल्ली में चुनाव बंद हो रहे थे क्योंकि 5 को वोटिंग थी। तो मोदी जी ने जब कैबिनेट की बैठक हुई तब भी नहीं कहा, जब कैबिनेट की बैठक हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो अपना एक चिट पहुंचा दी कि आप घोषणा कर दीजिए कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को, करोड़ों लोगों को 8वें वेतन आयोग के गठन का घोषणा कर दीजिए और कह दीजिए सब कुछ मिलेगा। और जैसा कि मीडिया में पहले चल रहा था कि बजट से पहले कि 10 लाख तक की छूट हो, और वो छूट कितनी कर दी? 12 लाख, उससे ज्यादा। जैसा कि कहा कि 2013 में 2 लाख तक छूट थी और 2025 में उन्होंने 12 या पौने 13 लाख की छूट कर दी। हमने मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़े हिस्से को टैक्स में इस बजट में 0 कर दिया। तो 2013 में 2 लाख तक की आय टैक्स में मुक्ति थी, इनकम टैक्स में 2 लाख तक मुक्ति थी। आज हमने 12 लाख तक टैक्स में मुक्ति कर दी। अब आप समझ सकते हो कि पूरा फोकस उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर रखा और मिडिल क्लास के ऊपर रखा, जितना भी बजट था। और यही बात कल उन्होंने 92 मिनट के अपने भाषण में की। और भाषण में क्या कहा? उससे पहले उनको क्या फायदा हुआ, हमको क्या फायदा होगा 8वें वेतन आयोग को लेकर के, कब घोषणा होगी, इसकी चर्चा का एक अंश दिखाई देता हूं। 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा की है। 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी और आपका पेंशन दोनों बढ़ने वाला है। मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझने वाली सरकार, उनके सपनों को समझने वाली सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। जैसे कि कल वोटिंग शुरू है दिल्ली की, और दिल्ली के अंदर जितने भी कर्मचारी होते हैं वो यूनियन टेरिटरी है, तो उसका पूरा केंद्र सरकार उन्हें पैसा देती है, पेंशन देती है। दोस्तों, अब उन्होंने जैसे 8वें वेतन आयोग की घोषणा की और उन्होंने इसके लिए कम से कम 15-17 दिन मिले और उसका हर गली कोने कोने में प्रचार किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुनिए
कि आपको अब डबल फायदा है, टैक्स का फायदा मिल गया और अभी आपको 8वें वेतन का फायदा मिलेगा और अब हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास और गरीबों के लिए। अब ये बात कल उन्होंने बिल्कुल पुख्ता कर दी। अब फायदे की बात करूं तो जैसा कि आप दिल्ली के एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव 2025 एक्सिस माई इंडिया, चाणक्य के, सीएनएक्स के, मैट्रिक्स के, जीबीजी के, पीपल्स के, यानी जितने कम से कम 15 से 20 एग्जिट पोल यानी सर्वे के नतीजे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और इसमें बड़ा फैक्टर 8वें वेतन आयोग की घोषणा और टैक्स की छूट दो प्रमुख मुद्दे रहे हैं। और उन्होंने सरकार को डिस्ट्रॉय किया, यानी आम आदमी पार्टी को पूरा अटैक किया उस दिन और कल। ये उनको फायदा मिल गया, 8वें वेतन आयोग का फायदा मिल गया। यानी इनकी जो टाइमिंग होती है बड़ी जबरदस्त होती है। अब ये टाइमिंग का आपको ख्याल रखना का, कोई भी इनकी घोषणा, कोई भी इनका इवेंट टाइमिंग से जाता है और थोड़ा सरप्राइज करते हैं कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो और वो उसको एनालिसिस करते हैं और फिर अपनी घोषणा करते हैं। इसलिए आपको सत्य कह रहा हूं, आप अपनी डायरी में लिख लो कि आज जो फिटमेंट फैक्टर का मिनिमम 1.92 पे रखा है और मैक्सिमम 2.86 तो 3 के ऊपर जा रहा है। अब ये क्यों जा रहा है, कौन कर रहा है, आप समझ सकते हो। ये उन्हीं की एजेंसी के लोग कर रहे हैं, वो अर्थशास्त्री जो वित्त सचिव रह चुके हैं उनसे आप देख सकते हो। 1, 2 सुभाष चंद्र गर्ग के अलावा 3 और लोगों ने कहा। एक ने 1.92 से 2.08 का, एक ने 2.25, 2.28, 2.4 कहा और एक ने 3 के ऊपर 2.86 के ऊपर कहा। तीनों लगभग आईएएस कैडर के हैं। अब इन्होंने ये चीज सोशल मीडिया पे छोड़ दी। अब मैं ये कह रहा हूं कि 8वां वेतन आयोग की घोषणा होगी, उसमें जो सदस्य होंगे उसकी रिपोर्ट जाएगी, लेकिन उससे पहले मोदी जी की जो पीएमओ की टीम है वो तैयार करके बैठ रही है। वो हर चीज को एनालिसिस कर रही है कि 1.92 से क्या होगा, यानी 2 से क्या होगा, 2.25 से क्या होगा, यानी मांग किसकी ज्यादा है, शोरगोल क्या हो रहा है, और वो जंप करके आपको देंगे, जंप करके आपको देना ही होगा जैसा कि वादा कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा, जरा हमने थोड़ा भाषण दिखाया, अब इस भाषण को आप सुनिए। आप इस बात से तो मेरे साथ एग्री कर गए होंगे कि उन्होंने 8वें वेतन आयोग की टाइमिंग के बारे में बात किया। अब आगे हम घोषणा की बात करेंगे। सबसे पहले हम मोदी जी का भाषण पे बात डालते हैं। अब उन्होंने जो राज्यसभा में 92 मिनट के ऊपर कहा, अब उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा एजेंडा नेशन फर्स्ट, कांग्रेस का मॉडल फैमिली फर्स्ट। उन्होंने कहा है कि तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। दिया यानी दीपक, यानी हमने लगातार 1 सीट और 2 सीट से संघर्ष किया है, यानी हमें 50-60 साल लगे जब हमें आके सत्ता मिली है। और उन्होंने कहा है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो, बस ये मौसम बदलना चाहिए। उन्होंने कहा है साम दाम दंड भेद, जिस तरीके से हो हम सरकार को हत्याएंगे और देश की नकेल यानी देश की बागडोर हमारे हाथों में होगी। तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा, यानी मेरे देश को सीधा संदेश दे दिया है कि आपके लिए ये देश है। उन्होंने गरीबों और मध्यम परिवार के लिए कहा है कि तिमिर ढलेगा यानी अंधेरा छटेगा। और इस तरीके से उन्होंने कहा है, परिवारवाद पर उन्होंने अटैक किया कि यानी एक ही पार्टी, चाहे उन्होंने कहा हो जवाहरलाल नेहरू जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, और उनका जो है इमरजेंसी में किस तरह उन्होंने जब दूसरी पार्टी बीच में इंटरफेयर किया तो इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि सत्ता अपने हाथ में रखना चाहती थी। बाबा अंबेडकर साहब की बात की कि अब लोग जय भीम बोलने लगे, क्या उनका सम्मान अब होने लगा है। सबका साथ सबका विकास की बात की, मेक इन इंडिया की बात की, और उन्होंने कहा है कि इस देश को हमने आगे ले जाना है। तमाम तरीके की बातें करते हुए इस भाषण पर उन्होंने कहा है कि हमने टैक्स में छूट इसलिए दी है कि मिडिल क्लास ही अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पहिया है और इस पहिए को हमने गति देना है। और उन्होंने कहा है
कि मिडिल क्लास के यानी जो भी लोग हैं उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने टैक्स में छूट की है ताकि आपकी जेब में पैसा हो और पैसे को आप खर्च करो और आगे भी आपके लिए काम करता रहे। उन्होंने कहा है कि गरीब और मिडिल क्लास का सशक्तिकरण की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है जैसा कि हमारी सरकार 4 करोड़ मकान तक दिए, 1 करोड़ शहरों में मकान दिए और कहा है, उन्होंने कहा है आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, यानी जितना इन्वेस्टमेंट के लिए यानी हमारा देश की तरफ देख रहा है, तो हमें रोजगार हो, इकोनॉमी हो, सबका इसके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। तो दोस्तों ये उनका मिला जुला आपने भाषण देखा और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि नहीं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि इसकी घोषणा कब होगी, कितना होगा, लगभग आपको समझ सकते हो कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 2.25 के आसपास जा रहा है। जैसा कि इसका विश्लेषण भी कई अर्थशास्त्रियों और जो भी कर्मचारी संगठनों के लीडरों ने किया, वो अलग से मैं बात करूंगा, लेकिन आप समझ सकते हो कि अभी आगे होने वाला क्या है। अभी 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव हैं, जहां पर उनके घनिष्ठ और वरिष्ठ सहयोगी नीतीश कुमार जी का राज्य वो चीफ मिनिस्टर हैं। अब दोबारा सत्ता में आना है भारतीय जनता पार्टी को मिलकर, तो आप बिहार में आपने बजट में भी बहुत सारा बिहार के लिए उन्होंने घोषणाएं की। आगे सबसे बड़ा चीज है कि 2027 में यानी 26 में 1 जनवरी 26 से आपका 8वां वेतन लागू है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 26 में इसकी घोषणा होगी, क्योंकि 27 के स्टार्टिंग में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य, जहां पे आप समझ सकते हो कि कितनी लोकसभा सीटें हैं, और इस राज्य को बनाने के लिए, इस राज्य को हथियाने के लिए और सत्ता तक पहुंचने के लिए यहां पर जरूरी बातें आपके सामने आएंगी दोस्तों। और चाहे 18 महीने डीए एरियर की बात हो, चाहे आपके जितने भी मुद्दे हों कर्मचारियों के लिए, हवा बदलती है। क्योंकि ये मत सोचिए कि 1 लाख कर्मचारी हैं, 1 लाख कर्मचारी पेंशनर हैं तो उनकी पूरी एक फैमिली है, ये उनकी वोट बैंक करोड़ों में जाती है। और समझ सकते हैं कि जो कर्मचारी वर्ग है यही चुनाव करवाता है और यही उनकी योजनाओं को जमीन में उतारता है और यही प्रचार प्रसार करता है। आप समझ सकते हो कि इस देश में जो तंत्र बना है, जो तंत्र है, तंत्र को हैंडलिंग सरकारी कर्मचारी करते हैं, तो ये तो वो खुश है तो दूसरों को भी उसी तरीके का संदेश देंगे, मैसेज देंगे। तो ये थी माननीय प्रधानमंत्री जी की स्ट्रेटेजी, जो आपको लग रहा है एक अच्छे संकेत है। यानी 8वें वेतन आयोग का पहला फायदा जिसको मिले या ना मिले, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री को मिलता दिख रहा है। ये कल आपको एग्जिट पोल के आंकड़े दिख रहे हैं। आप इस पर कमेंट्स जरूर करें और कोई आपके पास विचार है मेरे व्हाट्सएप में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। गरीबों को शक्ति देने के लिए, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमारी सरकार के द्वारा हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। गरीबों का सशक्तिकरण और गरीब ही गरीबी को परास्त करे, उस दिशा में हमने योजनाओं को आकार दिया। और मुझे मेरे देश के गरीबों पर भरोसा है, उनके सामर्थ्य में भरोसा है। अगर अवसर मिल जाए ना तो वो हर चुनौतियों को पार कर सकता है, और गरीब ने करके दिखाया। योजनाओं का लाभ लेते हुए, अवसरों का फायदा उठाते हुए, सशक्तिकरण के माध्यम से 25 करोड़ गरीबी को परास्त करने में सफल हुए। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। जो लोग गरीबी से निकले हैं, कठोर परिश्रम करके निकले हैं, सरकारी पर भरोसा करते हुए, योजनाओं को आधार बना करके, और आज गरीबी से निकलकर वो एक न्यू मिडिल क्लास हमारे देश में अर्जित हुआ है। आदरणीय सभापति जी, मेरी सरकार इस न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के साथ डट करके खड़ी है और बहुत कमिटमेंट के साथ हम खड़े हैं। हमारे न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आकांक्षाएं आज देश के लिए गति देने वाली शक्ति है। हमारे देश की एक नई ऊर्जा है, देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। हम
मिडिल क्लास के, नियर मिडिल क्लास के सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं। हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के क्यों न हो, किसी भी समाज से क्यों न हो, उनको आयुष्मान योजना का लाभ देकर के, और उसका सबसे बड़ा लाभ मिडिल क्लास के बुजुर्गों को मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमने देश में 4 करोड़ घर बनाकर हमारे देशवासियों को दिए, जिसमें से 1 करोड़ से ज्यादा घर शहरों में बने हैं। हमने घर खरीदने वालों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ करता था, उनको सुरक्षा देना बहुत जरूरी था, और इसी सदन में हमने रेरा का कानून बनाया है, जो आज मध्यम वर्ग के घर के सपने के खिलाफ जो रुकावटें थी, उसको दूर करने एक महत्वपूर्ण हथियार बना है। इस बार बजट में स्वामी इनिशिएटिव लाया गया है, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, जिसमें मध्यम वर्ग के पैसे रुके हुए हैं और उनकी सुविधाएं अटकी हुई हैं। उनके उस काम के लिए 15,000 करोड़ रुपया इस बजट में हमने आवंटित किया है, ताकि मध्यम वर्ग के उन सपनों को पूरा कर सकें। आदरणीय सभापति जी, स्टार्टअप का रिवॉल्यूशन जिसको आज दुनिया ने देखा है, और उसका एक प्रभाव भी है। ये स्टार्टअप चलाने वाले कौन है? ये स्टार्टअप चलाने वाले नौजवान ज्यादातर मिडिल क्लास के नौजवान हैं। आज पूरी दुनिया भारत के प्रति आकर्षित है, खास करके G20 समूहों की देश के 50-60 स्थानों पर जो मीटिंगें हुई, उसके कारण भारत को जो पहले सभी दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु मानते थे, भारत को विशालता का उनको पता चला है, और आज विश्व का भारत के टूरिज्म के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और जब टूरिज्म बढ़ता है तो व्यवसाय के भी अनेक अवसर आते हैं, और उसका लाभ भी हमारे मिडिल क्लास को बहुत मिलने वाला है, उनके आय के साथ। आदरणीय सभापति जी, आज हमारा मिडिल क्लास आत्मविश्वास से भरा हुआ है, और ये अभूतपूर्व है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य बना देता है देश का, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का मध्यम वर्ग विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए कमर कस करके खड़ा हो गया है, हमारे साथ चल पड़ा है।